मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छा देखो, हमने लास्ट क्लास में रूल 8 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 डिस्कस किया था। एंड अराउंड आई थिंक पूरे क्लास में हमने रूल 8 ही डिस्कस किया था। राइट, अब एक छोटा सा अमेंडेड रूल है इसका, रूल 8A। क्या है बेटा? रूल 8A, तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रूल 8A। ठीक है, क्या नाम होगा इस रूल 8A का पूरा? ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। भाई ये याद रखिएगा, ठीक है? Okay, क्योंकि अभी आपने वो भी पढ़ा था, याद है सेक्शन 29 कंपनी लॉ में। हाँ, वहां पर हमने एक रूल डिस्कस किया था, फिर रिमेम्बर रूल 9। हाँ, बोलो बेटा। हाँ जी, 9 और 9A। ठीक है, 9A होने वाला है। हाँ जी, ठीक है। तो आज हमें डिस्कस करना रूल 8A। ए स्टैंड फॉर अमेंडमेंट आने की। जरूरी ए मतलब अमेंडमेंट ही हो? बी नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता? हो सकता है, कैपिटल लेटर में जो भी लिखा होगा वो क्या आपका अमेंडेड। ठीक है। अब ये जो बात करता है, ये बात करता है अनडिजायरेबल नेम के बारे में। किसकी बात करता है बेटा? अनडिजायरेबल नेम के बारे में। जैसे आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि सर हमारा नाम क्या है? रिजेंबल। क्या हो रहा है? रिजेंबल। रिजेंबलेंस का मतलब क्या था? मिलता जुलता। एग्जैक्टली सेम नहीं है, मिलता जुलता है। ठीक है। तो हम किन केसेस में नाम को रिजेंबल मानेंगे और डिसरिगार्डिंग मैटर आपने डिटेल में डिस्कस किया था। एंड उसका यूट्यूब पे भी लेक्चर अवेलेबल है, होप सो कि आपने उसको प्रॉपर तरीके से देखा। ठीक है। और हाँ, एक और चीज बताऊं, लेक्चर्स को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखो, बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं। ठीक है, मैक्सिमम अगर स्पीड करनी है तो 1.25 कर लें। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1.75 में देखो। ठीक है, उसमें आवाज खत्म। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपको प्रॉपर देखना है अच्छे से, कोई नहीं यार, बहुत समय है आपके पास। देखो अच्छे से रिवीजन करो, समझ लो। ठीक है, तो रूल 8A अनडिजर्वेबल नेम की बात करता है, तो इसका जो सब रूल 1 है कहता है द नेम शेल बी कंसीडर। और अभी हमारा इनकॉर्पोरेशन का क्या चल रहा है, ये स्टेप नंबर 1। अभी हम सिर्फ स्टेप नंबर 1 में है बेटा, स्टेप नंबर 2 में भी नहीं गए हम। हालांकि स्टेप नंबर 2 बहुत सिंपल है, छोटा सा है, वो खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम को लेकर हमें बहुत सारी सिचुएशंस है। ठीक है, ओके। तो लिखिए कंसिडर अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल इफ ए it is prohibited, it is prohibited under the provision of section 3 of section 3 of emblems and names prevention and improper act 1950। एक क्लॉज है बेटा, unless a previous permission has been obtained under the act। ये सेक्शन 3 है बेटा, ठीक है। 5 जैसा लग रहा है। ये लिखा आप लोगों ने? हेलो। प्रॉपर यूज।
जरा इधर देखो एक मिनट। सेक्शन 3 ऑफ, एक बार देखना भाई। हेलो ध्रुव जी, कैसे हो? एक मिनट जरा आओ। देखो जी, तो ये देखिए जरा आप ध्यान से। यहाँ पर हमने एक सेक्शन 3 देखा है। क्या देखा है? सेक्शन 3 कौन सा बेटा? ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। ठीक है, बोलो बेटे। हाँ, अब ये ना प्रोहिबिशन लगाता है कुछ पर्टिकुलर नेम्स के ऊपर। कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ सर्टेन एम्बलम्स एंड नेम, नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन एनीथिंग इन लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स, नो पर्सन, कोई भी पर्सन शेल एक्सेप्ट इन सच केस अंडर सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जनरली इसने मना कर दिया, बट यार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशन इंपोज करती है, अगर आपने उस कंडीशन को फुलफिल कर लिया, तो आप नेम का यूज कर सकते हो। ठीक है, use or continue to be used for the purpose of any trade, business, and calling professionals or any title of the patent or trademark, design, any name or emblems specified in schedule of the colorable imitations thereof without the previous permission of central government or such government may be authorized on behalf of the central government। यानी कि सुनो, यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शेड्यूल। अब ये देखेंगे उस शेड्यूल में क्या है सिचुएशन। उस शेड्यूल में जो भी नेम एंड एम्बलम्स, एम्बलम्स का मतलब क्या होता है? चिन्ह। प्राचीन चिन्ह जो होते हैं, जैसे अशोक स्तंभ है, इट इज अ एम्बुलेंस। ठीक है, तो इनको या किसी भी नेम को, ठीक है, आप यूज नहीं कर सकते हो। सेक्शन 3 उसको क्या करता है बेटे? प्रोहिबिट करता है। कौन से नेम बेटा? जो कहाँ डिफाइन है? इस शेड्यूल में। अभी शेड्यूल में देखेंगे कि इस एक्ट के शेड्यूल में कौन कौन से नाम है जो प्रोहिबिटेड है बेसिकली। ठीक है, बोलो बेटे। हाँ जी, जनरली क्या होगा बेटा? क्या होगा जनरली? फ्रीडम फाइटर्स हो गए, नेशंस के ऊपर हो गया, स्टेट के ऊपर हो गया, ठीक है, हमारे जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उनके ऊपर हो गया, या जैसे अशोका है। अशोका क्या एक तरीके से हमारा हिस्टोरिकल नेम है, पर्टिकुलर किंग का नाम है, जैसे विक्रमादित्य है। तो ये क्या है? कुछ प्रेस्टिजियस नेम है जिनके ऊपर आप जैसे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, जैसे भीमराव अम्बेडकर हो गए, ये कुछ नाम्स है, नेम्स है बेटा, जो क्या है बेटा, काफी प्रेस्टिजियस है हमारे लिए। तो इनके ऊपर हम जनरली हर किसी को यूज करने नहीं दे सकते, बट कर सकते हो अगर किसने परमिशन दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, अब देखो जरा इसका एक बार वो भी देख लेते हैं, शेड्यूल। क्या देख लेते हैं? शेड्यूल। शेड्यूल यार ढूंढने पड़ेगा। या या अब यहाँ पर बेटा कुछ बेसिक नेम है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द शेड्यूल। क्या लिखा हुआ है? द नेम, एम्बुलेंस और ऑफिशियल सील ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, द नेम, एम्बुलेंस और ऑफिशियल सील ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल फ्लैग जो है हमारा है, ठीक है, द नेम, एम्बुलेंस, ऑफिशियल सील, एम्बुलेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और एनी अदर इंसानिया एंड क्या लिखा है, कोट ऑफ आर्म्स यूज बाय द सच गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ दिस। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटे सारे के सारे, ये वो नेम है जो सरकार से रिलेटेड है या हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नाम हम देखेंगे, तो अगर आपको रीड करना हो तो मैं आपको भेज भी दूंगा ये चीजें। तो इनके बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते हो बेटा? कंपनी नहीं बना सकते। इनके जहां पर जितने भी नाम मेंशन है, देखो यहाँ से लेकर फर्स्ट से लेकर कितने हैं ये? 15। ठीक है, ये जितने भी हैं बेटा, इनके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते हो? कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिटेड है। अच्छा, क्या कर ही नहीं सकते? कर सकते हैं अगर किसने अप्रूवल दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो एक बार इनको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अगर हो सके तो इसकी फोटो ले लो। इसको, ये अमेंडेड के लिए बेटा, ये बाद में पढ़ाएंगे। हाँ, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है। इसको फोटो ले लो भाई। ले लिया? ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ये देखो यहाँ पे लिखा ना, महात्मा गांधी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पेट्रियोटिक यूज, मतलब आप देशभक्ति के लिए इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, मेडल्स, बैजेस, राइट, ये सारी चीजें बेटा क्या है, इनके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते। हाँ, जैसे होता है ना अशोक चक्र होता है, वो क्या है बेटा, एक सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इनको आप पर्टिकुलरली यूज नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है बेटा। चलो अब आइए मेन टॉपिक्स पे, इसको पढ़ो जरा। यहाँ पे ना ऑफ कर देना इसको। यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सिचुएशन क्या है, रूल 8A कहता है अनडिजायरेबल नेम, मतलब अनडिजायरेबल का मतलब क्या है बेटा, जी, जिन नामों को आप क्या नहीं कर सकते बेटा, एज अ कंपनी या बिजनेस ट्रेड के पर्पज से यूज नहीं कर सकते, दे आर नॉट डिजायरेबल। ठीक है, कहते द नेम शेल बी कंसिडर अनडिजायरेबल, मतलब कोई भी नेम कब अनडिजायरेबल होगा। ठीक है, अगर वो नीचे दिए गए कुछ क्लॉजेस में, हम पढ़ेंगे अभी बहुत सारे, उनमें अगर बेसिकली सिचुएशन दी हुई है कि हाँ ये नाम क्या रहेगा, अनडिजायरेबल, ये नाम क्या रहेगा, अनडिजायरेबल, तो देखो क्या कह रहा है, इट इज प्रोहिबिटेड, अगर नाम प्रोहिबिट किया गया किसके अंदर बेटा, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एम्बलम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, यानी कि इस एक्ट में अगर नाम को क्या करेगा बेटा, प्रोहिबिट किया हुआ है, देखा ना आपने शेड्यूल देखा उसका, अनलेस प्रीवियस परमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड अंडर द एक्ट। अच्छा, प्रीवियस अप्रूवल किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट, जिसको क्या कर रखा है बेटा, डेलीगेट करा हुआ है सिचुएशन, अगर इनकी आपने परमिशन ले ली तो आप फिर यूज कर सकते हो, बट जनरल पार्लियांस में क्या नहीं कर सकते बेटा, आप यूज नहीं कर सकते। समझ नहीं आया? ठीक है, सबसेक्शन 2 लिखिए, आई मीन क्लॉज बी लिखिए। ये क्लियर है सबके? ओके, लिखो बी पॉइंट, सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 35, ये 35 है, ठीक है, सेक्शन 35 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, the name include a trademark registered under Trademark Act 1999 and rules in the same class of goods and services। क्या हो गया भाई, ए है, ये कॉमा है भाई, ए है वो।
एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज बीइंग कैरीड आउट और प्रपोज टू बी कैरीड आउट unless the consent of trademark owner is गिविंग। चलो देखो तो यार, सुनना, ये बेसिक सिचुएशन क्या कहता है। बेटा ट्रेडमार्क एक्ट है, सुना आपने नाम? हाँ जी, जैसे मान लो आपने सुना है, कोई भी फेमस ट्रेडमार्क बताओ। छोड़ो, मान लो देयर इज अ ओनर, ठीक है, इसने एक नाम एक्स वाई जेड, कोई भी नाम, ठीक है, इस नाम को रजिस्टर्ड कर रखा है। क्या कर रखा है? रजिस्टर्ड कर रखा है अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। हेलो। हाँ जी। अब ट्रेडमार्क एक्ट में क्या होता है बेटा, आपने नाम रजिस्टर्ड करा, मान लो आपका एजुकेशन का बिजनेस था। किसका बिजनेस था? इसका जो बिजनेस था वो किसका है? एजुकेशन का। या एजुकेशन छोड़ो, रेस्टोरेंट का देखते हैं। यानी कि इसका क्या था? होटल था, होटल एंड रेस्टोरेंट। ठीक है, बोलो बेटे। हाँ, तो सुनो ध्यान से, एक्स वाई जेड इसने क्या करा, होटल एंड रेस्टोरेंट के। अब सुनो, इसकी ये एक्टिविटी है। बोलो बेटे। हाँ जी। अब मान लो इसने एक्स वाई जेड क्या कर रखा है बेटा, होटल एंड रेस्टोरेंट के लिए रिजर्व कर रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है। अब मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, कौन है बेटा, ये अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बोलो बेटे। हाँ जी। और इस कंपनी का नाम वो रखना चाहता है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। क्या रखना चाहता है बेटा? एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ट्रेडमार्क से। भैया एक्स वाई जेड के नाम पे इन्होंने क्या लिया हुआ है? ट्रेडमार्क लिया हुआ है। हाँ जी। अब सुनो ध्यान से, ट्रेडमार्क में ना क्लास होता है। क्या होता है? क्लास। मैं आपको एक चीज दिखा दूं, दोबारा से हम चलते हैं गूगल पे, ध्यान से देखिएगा बेटा। बैटरी क्लैरिटी के लिए ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। तो अब जरा देखिएगा, हम गूगल ओपन करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं सीधे दिस वन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास ऑफ ट्रेडमार्क। यानी कि हर बिजनेस का क्या होता है बेटा, एक अलग क्लास होता है। जैसे यहाँ पे हम गए, लिस्ट दे रखी है बहुत सारी। हमारा बिजनेस क्या था बेटा? होटल का। किसका था? होटल का। तो इसने किस क्लास में रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, ढूंढेंगे यहाँ पे। देखिए बहुत सारे नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर। तो यहाँ पर अगर हम ढूंढे हैं होटल का बिजनेस किसमें है, रेस्टोरेंट का बिजनेस किसमें है, तो विल सर्च सर्च सर्च, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो will- एक सेकंड, देखते हैं कहीं तो मिलेगा। ये रहा, ये होगा ना, सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड ड्रिंक कॉमा टेम्पररी अकोमोडेशन। जनरली तो ये होता है। तो कौन सा क्लास है? क्लास 43। अब चलो वापस अपनी मंजिल में। तो यानी कि इसने एक बेटा किस में लिया है ये रजिस्ट्रेशन? क्लास 43 में। ठीक है, बोलो बेटे। हाँ जी सर, ये क्लास 43 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, किस नाम को? अच्छा। अब जो ये पर्सन है, इसकी जो बिजनेस एक्टिविटी है, ये थी बेटा एजुकेशन प्रोवाइड करने। क्या प्रोवाइड करने की? एजुकेशन। अब देखते हैं एजुकेशन का ऊपर क्या सिचुएशन है, एजुकेशन का क्या क्लास है।
तुम्हारे को समझ आ रहा है? हाँ तो जरा ध्यान से देखो। अब एजुकेशन के ऊपर देखो 41 है, ये लिखा हुआ ना, क्लास 41। तो क्लास 41 में क्या डिफाइन है बेटा? एजुकेशन। क्या डिफाइन है? एजुकेशन। तो आप यहाँ वापस गए और यहाँ आपने देखा, तो हमारा क्लास क्या है? क्लास 40। क्या सेम क्लास है, डिफरेंट क्लास है? इनका क्या था? इनका क्या है? क्या रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है? यस, तो ये कंपनी यहाँ पर बना सकते हैं। सेम क्लास में आप नहीं बना सकते, बट किसी दूसरे क्लास में आप क्या कर सकते हो? उसका रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। भैया आपने जो अपना ये XYZ नाम है वो रिजर्व कर रखा है किस चीज के लिए? क्लास 43 के लिए। किसके लिए बेटा? हम किस में बिजनेस कर रहे हैं? क्लास 41 में। तो हम वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर। ऐसा बहुत सारे नेम है बेटा आपको, जो अलग अलग सेम नाम के अलग अलग क्लास में दुनिया भर के ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो रखे हैं। ठीक है, अब सुनो, ऊपर पढ़ते हैं, ध्यान से देखो ये क्या कहता है। पहले बताओ यहाँ पे क्लैरिटी है। सेव एज अदर, सेव एज प्रोवाइड इन सेक्शन 35, जो भी इसमें दे रखा होगा। कहता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कहते हैं नेम इंक्लूड अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब समझते हो? मार्क वगैरह, जैसे मैकडोनल्ड का एम है, दिस इज अ मार्क, वो क्या बेटा? मार्क है। ठीक है, रजिस्टर्ड कहाँ हो रखा है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, और जो भी रूल्स इसमें बने हैं वो। अभी देखो, इन अ सेम क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आई होप सो क्लास का मतलब क्लियर होगा। हाँ जी, गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज बीइंग कैरिड आउट या प्रपोज टू बी कैरिड। अगर सेम में हुआ तो नहीं मिलेगा भाई, ये प्रोहिबिशन है ना। ये क्या कह रहा है? अनडिजायरेबल कब होगा? जब सेम क्लास में आप क्या कर रहे हो बेटा? बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो या करने वाले हो, तो फिर आप उस नाम को क्या नहीं कर सकते बेटा? यूज नहीं कर सकते। मतलब सेम क्लास के लिए मना कर रहे हैं, या डिफरेंट क्लास में कर सकता हूँ? बट सेम क्लास में भी कर लोगे, अगर आपने कंसेंट ले ली किसकी बेटा? ट्रेडमार्क ओनर की, ऑब्टेन कर ली है तो। यानी कि आपका ट्रेडमार्क था, मैंने कहा भैया मुझे यूज करना है कंपनी नाम में, आपने कहा ठीक है मेरी कंसेंट ले लो, यू कैन यूज इट। ठीक है, होता है ना ट्रेडमार्क को हम उसको वो भी तो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फ्रेंचाइजीज वगैरह देते हैं। हाँ जी, अपना नाम असाइन कर देते हैं, ट्रेडमार्क असाइन ट्रांसफर कर देते हैं। सो देयर इज अ सिचुएशन, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? कंसेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कंसेंट। तो इसका मतलब सर दो बातें होंगी। ट्रेडमार्क में, अगर ट्रेडमार्क एक्ट में अगर कोई नाम रजिस्टर्ड है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। कब? जब हम सेम क्लास का बिजनेस है। बट सेम क्लास में भी कर सकते हैं कब? जब हमने कंसेंट ऑब्टेन कर ली है। बट क्या डिफरेंट क्लास में यूज कर सकते हैं? यस सर, समझ में आया। बोलो बेटे। हाँ जी बोलिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा दुनिया भर के नाम दिखा दूंगा आपको। आपका बिजनेस क्लास तो अलग है ना। हाँ जी, ये कंपनी का नाम नहीं है, ट्रेडमार्क है भाई। जी, अगर आपने कंपनी बना रखी इस नाम से तो नहीं ले पाओगे ना। तो कंफ्लिक्ट मत होना भाई, सुनो ध्यान से। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडमार्क की। तो XYZ नाम से क्या है? ट्रेडमार्क है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी। अगर किसी ने, इस बंदे ने कंपनी बना रखी होगी तो फिर नहीं, फिर नहीं मिलेगा कंपनी, फिर नहीं बना सकते आप। बट अगर इसने क्या ले रखा है? सिर्फ ट्रेडमार्क ले रखा है XYZ नाम का, तो उस केस में क्या कंपनी बना सकते हो? हाँ जी। कुछ डाउट है भाई? क्यों त्योरियां चढ़ा रहा आपने? हम्म। अब सुनो, यहाँ पर एक सिचुएशन होगी, आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा एजुकेशन का बिजनेस है, मैं नाम दे सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे ना, मे भी हो सकता है कंपनी का नाम बहुत फेमस है, मे भी हो सकता है ट्रेडमार्क ऑनर फिर भी आपके ऊपर क्या कर दे? ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दे। वो बोलेगा भैया हमारा नाम ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है, ये किसी भी बिजनेस में अगर यूज करेंगे तो उसका क्या हो सकता है? डेवलप, गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में। तो हम तो उस केस में क्या हो जाएगा? बट मे भी आपको नाम ना मिले, कंट्रोलर ऑफ ट्रेडमार्क आपको शायद नाम ना दे। वो स्पेसिफिक केसेस होता है, जैसे हमारा नाम नॉलेज एंड, पर वर्ल्ड फेमस है ये? नहीं है सर। तो इसके नाम पे किसी और ने, जैसे मान लो हमने ट्रेडमार्क ले भी रखा है, तो हमने किस बिजनेस में ले रखा है? एजुकेशन में। मान लो किसी ने किसी और बिजनेस में नॉलेज एंजर यूज करना कर लेगा, बट अगर मेरे नाम पे कंपनी होगी नॉलेज एंजर प्राइवेट लिमिटेड, फिर वो कंपनी नहीं बना सकता। ठीक है ना? समझ में आया? तो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ट्रेडमार्क। सेम क्लास में आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, डिफरेंट क्लास में कर सकते हो क्या? मैं आपको दुनिया भर के मार्क दिखा दूंगा जो सेम क्लास में तो नहीं है, बट डिफरेंट क्लासेस में अवेलेबल है। ठीक है, यू कैन सर्च ऑल्सो। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सर्च वर्च करके देखें, बट यू कैन सर्च देयर।
कि आप सेम नाम के दुनिया भर के ट्रेडमार्क होते हैं अलग अलग क्लास। समझ गए? कोनो डाउट? बोलो हाँ जी। हम्म, इसको लिख लो हाँ जी हाँ जी। ये पूरा लिखा नहीं अभी तक? अबे कितना स्लो लिख रहे हो तुम लोग यार। जल्दी करो फटाफट से। हाँ जी बोलो क्या करते हो। हाँ वो कंपनी नहीं बना सकते, अगर इसका कंसेंट लेगा तो बना लेंगे। हाँ जी। अब तुम मैकडी के नाम पे बनाना चाहते हो कंपनी, बना सकते हो? नहीं बना सकते किसी भी उसमें नहीं बना सकते। क्यों? वो नाम इतना ज्यादा फेमस है, वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देंगे। ठीक है ना? फेमस नाम हो गया ना बहुत ज्यादा, ख्याति प्राप्त हो गई उसको एक। हाँ स्पीड में लिखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ। सो के लिख रहे हो बिल्कुल। कुछ पल्ले पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे? बेटा मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, थोड़ा सा ना फोकस करिए पढ़ाई में। प्रियांश, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, बता रहा हूँ। मुझे थोड़ा आपके अंदर ना चेंज दिखना चाहिए। यू जस्ट लुक लाइक अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। समझ रहे हो? अब आप 11 12 क्लास में तो हो नहीं, तो आपके अंदर एक चेंज होना बहुत जरूरी है बेटा। तो वही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा ही। नीचे है ऊपर है? वेट फास्ट। इसमें है। क्लास है ना उनकी। अगर सेम क्लास होता तो नहीं ले सकता। क्या नहीं नहीं ले सकता बिल्कुल? कब? जी जब मैं सामने वाला ट्रेडमार्क ऑनर का क्या ले लूंगा, एनओसी ले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लूंगा तो कर सकते। जल्दी करिए प्लीज। डन। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर सी पे। किस पे बेटा? सी पे लिखो, इट इंक्लूड, बड़ा बात नहीं, एनी वर्ड और वर्ड्स विच आर ऑफेंसिव टू एनी सेक्शन ऑफ द पीपल।
द प्रपोज्ड नेम is identical with to nearly resembles the name of LLP, provided that the provision of Rule 8 shall apply mutatis mutandis, while determining whether a proposed name is too nearly resembling the name of a LLP. Then बेटा mutatis mutandis, mutatis mutandis, नया वर्ड सुनते ही घबरा जाते हैं। MUTATIS, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या? मुटैटिस, एक मिनट रुको यार प्लीज, एक मिनट। कौन सा पेन था ये? मुटैटिस, अब समझ आ रहा है? मुटैटिस एंड मुटेंडिस। एंड कभी हाँ बोल दिया करो, मैं तो नहीं। तुम्हारा कुछ समझ आ रहा है वैसे? कैसा लग रहा है सीएस में आके? जिंदगी बर्बाद। मजा आ रहा है। और बढ़िया हो गई। चलो अब देखो जरा पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है। ए बी तो हो गया हमारा। सी कहता है इट इंक्लूड एनी वर्ड्स या वर्ड्स विच आर ऑफेंसिव टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडिया, इंडिया इज द कंट्री क्या है, वेरी डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, हर धर्म, जाति, कास्ट के लोग यहाँ पे है कि नहीं? और उस कास्ट के अंदर भी दुनिया भर के लोग, हर किसी का रिचुअल्स अलग, कल्चर अलग। अब मान लो आपने कोई ऐसा वर्ड यूज कर लिया जो किसी सेक्शन को क्या कर रहा है बेटा, राइट? ऑब्वियस सी बात है। आपने मतलब मान लो उनका दुरुपयोग कर दिया किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो हिंदुइज्म में मान लो किसी पर्टिकुलर गॉड को हम मानते हैं। अब आपने क्या करा, उन पर्टिकुलर नाम पे कुछ ऑफेंसिव प्रोडक्ट बना दिया या कुछ कर दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वो भी क्या है बेटा, प्रोहिबिटेड है, अनडिजायरेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अनडिजायरेबल। किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म के
किसी भी पर्टिकुलर वर्ड्स को आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते जो उससे वो क्या होता है बेटा, ऑफेंड हो जाए, क्या हो जाए, ऑफेंड हो जाए, तो वो एक तरीके से ऑफेंसिव में आ जाएगा और उस नाम को भी आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर है ये तो? हाँ जी, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे बेटा, मतलब कि लोग सीरियस हो जाए। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या लिखा हुआ है? द प्रपोज नेम, प्रपोज नेम का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रपोज नेम का मतलब क्या होता है? क्या दिया है सजेशन में? यस, ठीक है। जिस नाम से आप कंपनी बनाने वाले हो, प्रपोज नेम क्या बोलते हैं उसको? प्रपोज नेम इज आइडेंटिकल है विद और नियरली टू, या टू नियरली किसके साथ रिजेंबल हो रहा है द नेम ऑफ एलएलबी। समझ आ रहा है? यानी कि सुनो सर, मैंने एक कंपनी बनाई, सॉरी मैंने एक एलएलपी बनाई, क्या बनाई? एलएलपी। और आपने एक कंपनी बनाया, और आपका कंपनी का जो नाम है ना मेरी एलएलपी के नाम से क्या हो रहा है, मिलता जुलता है। क्या हो रहा है? मिलता, या तो आइडेंटिकल है पूरा, या तो क्या हो रहा है, रिजेंबल हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में भी आप उस नाम को यूज नहीं कर सकते हो। एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पढ़ेंगे आगे चल के, काफी डिटेल में है बेटा। बोलो बेटे, एक सेकेंड, लेट मी फिनिश ना। क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट, इसका प्रोविजो कह रहा है भैया हमें कैसे पता लगेगा रिजेंबल है, तो उसके लिए क्या फॉलो करो? कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ रूल 8 शेल अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस। इसका मतलब होता है सेम एज, क्या होता है? सेम एज, मतलब रूल 8 सेम एज अप्लाई हो जाएगा while determining whether a proposed name is too nearly resembling with the name of LLP or not। इधर देखो, इधर देखो, आपने लास्ट क्लास में रूल 8 पढ़ा था। रूल 8 के आपने बहुत सारे क्लॉजेस पढ़े थे। हाँ, उस क्लॉजेस में आप क्या चेक कर रहे थे? रिजेंबल है या नहीं, कब रिजेंबल होगा, कब रिजेंबल नहीं होगा, ये पढ़ रहे थे ना। तो सर जब हम एलएलपी के नाम से अगर आइडेंटिकल है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। आपने क्या करा, एक्स वाई जेड एलएलपी बना रखी थी किसी ने, आपने क्या करा, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, तो ये तो पूरा आइडेंटिकल हो गया ना। क्या इसमें रूल 8 अप्लाई करोगे? कोई जरूरत नहीं है। ये तो पूरी तरह से अनडिजायरेबल हो गया। क्या हो गया? अनडिजायरेबल, आपको नाम नहीं मिलेगा। बट मिलता जुलता था। आपने क्या करा, एक्स एट द रेट, वाई एट द रेट, जेड प्राइवेट लिमिटेड। तुमने कहा भाई देख ले कहाँ, बिल्कुल अलग है। तो क्या स्पेशल कैरेक्टर वाला क्लॉज था हमारे पास? हाँ जी, क्या उसको बिल्कुल सेम माना जाएगा? हाँ जी, उसको रिजेंबल माना जाएगा, मिलता जुलता माना जाएगा। इसके लिए आप क्या फॉलो करोगे? नहीं समझ में आया? मतलब ही नहीं बनता, आ गया, आ गया। तो मोटेटिस मोटेंडिस का मतलब समझ में आया? एट सेम एज एप्लीकेबल होगा इस पर्टिकुलर केस में भी, समझे? क्या दोबारा रूल 8 पढ़ाओ? ओहो। चलिए पॉइंट नंबर ए, राहुल समझ आ रहा भाई? देखो, द प्रपोज नेम, द प्रपोज नेम इज आइडेंटिकल, ओए क्या बातें हो रही है? हम्म, क्या कह रहे हैं? क्या? अभी रुक जा, पहले लिखवाना है। हाँ जाने भाई। राहुल, अगर आप तूने बाहर का खाना खाना तो मेरे से पिटेगा बहुत ज्यादा। तब देखो पहुंच जाएगा बिरयानी खाने के लिए। हाँ जो भी है।
फिर तुम यहाँ फिर बैठ गए। तो लिखो। हाँ भाई, क्या आप बोलो, क्या करते हैं आप? हो गया? खत्म हो गया टॉपिक? अभी भी नहीं समझा मैं। नहीं, ऑब्वियसली नहीं बना सकते। हाँ जी बेटा। क्या कह रहा है नालायक? हाँ। हम्म। अगर आपने किसी एलएलपी का नाम बना लिया है तो एलएलपी के लिए तो फॉलो, और किसके लिए होगा? ओपीसी तो कंपनी है। कंपनी का नाम तो तुम वैसे भी यूज नहीं कर सकते हो। क्या हो गया बेटे? ब्रेकफास्ट करके आए हो? वो तो एलएलपी की बात कर रहा है ना एक्सक्लूसिवली। तो वहां पर एलएलपी पे टिके रहो। मतलब जबरदस्ती डाउट क्रिएट करना है। देखो उधर। हाँ, बोलो। देखो, पार्टनरशिप आप बना लो। ठीक है। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड जनरली ऑप्शनल है। अब तूने पार्टनरशिप बना लिया। ठीक, वैसे तो नहीं बना सकते, ऑलरेडी नाम चल रहा है। ठीक है। बट बना लिया तो उसमें प्रैक्टिकली हम कुछ कर भी नहीं सकते। कर रहे हो बिजनेस। बट जब रजिस्टर्ड कराने जाओगे तो वहां पे फिर जो रजिस्टर चेक करेगा, मे बी वो आपका ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है। बाकी नॉर्मली आप देखो ना, आपने बिजनेस चला दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पे बिजनेस चला रहे हो, क्या रजिस्टर्ड होती है क्या? छोटा सा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट उसका रजिस्ट्रेशन होता है, that's it। और तो कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो अब आप उसमें कैसे मैच करेंगे उसको? पॉसिबल ही नहीं है, वो कोई रजिस्टर्ड नहीं, उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अगर कंपनी बना रहे हो फिर बन जाएगी आराम से। ऑब्जेक्शन जनरली एलपी और कंपनी के नाम पे आता है। ठीक है, ट्रेडमार्क के। कंपनी भाई, कंपनी इंक्लूड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। लल्लुआ। ओपीसी, ओपीसी अलग थोड़ी है भाई। ओपीसी इज ऑल्सो कंपनी। सेक्शन 9 के कैरेक्टर सारे ओपीसी पे भी एप्लीकेबल है भैया। बट ट्रेडमार्क में सेम क्लास में नहीं करो, डिफरेंट क्लास। हेलो। रूल रूल 9 पढ़ाया था मैंने। क्या था रूल 9? भाई कंपनी लॉ में नहीं पढ़ रहे अभी हम, एसबीसी पढ़ रहे। रूल 9 क्या था? रिजर्व करवाते थे ना हम। चंपू, भूल जाते हो। देखो उधर। आ गया। हो गया। तुम लोग यार कुछ याद वाद रखते भी हो? ये पढ़ाया था ना? ये देखो रूल 9। ओए हेलो, ये देखो, क्या लिखा हुआ है? ये रूल 9 में क्या करवा रहा था तू? रिजर्वेशन ऑफ नेम। ये करवा रहा था ना? ये करवा रहा था। तो सर आपने रूल 9 में क्या करवा लिया? नाम रिजर्व करवा लिया। कंपनी नहीं बना रखी है भाई साहब, क्या करवा लिया? नाम रिजर्व करवा लिया। कंपनी बना ली क्या? नहीं, आपने सिर्फ क्या करा रखा है? नाम रिजर्व करा रखा। और वो कितने दिन के लिए रिजर्व हो जाता है? 60 दिन के लिए। सर 20 डेज के लिए। क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? कितने दिन की? 45 डेज। 1000 रुपए देके 45 डेज कहाँ से लूंगा? फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। याद है ना तुम्हें? हाँ, फिर उसके बाद क्या और एक्सटेंशन मिल सकती है? कितना रुपया देके? 1000।
दो हजार 60 डेज। 60 डेज कहाँ से? अक्टूबर की डेट से। अच्छा, 3,000 का केस भी था एक। अच्छा, 20 डेज के अंदर अंदर आप एक्सटेंशन ले रहे हो 60 दिन की, तो उस केस में 3,000 दे सकते। याद है ना? अब मान लो आपने नाम रिजर्व करवा लिया। आपने क्या करवा लिया? नाम रिजर्व करवा लिया। तो क्या उस नाम से भी कंपनी बन सकती है क्या? सुनना ध्यान से, अभी कंपनी बनी नहीं है भाई साहब। आपने सिर्फ नाम क्या कर रखा है? रिजर्व करा रखा है। क्या उस रिजर्व नेम पे भी कोई दूसरी कंपनी बन सकती है क्या? देखो, कह रहा अगर प्रपोज नेम, क्या कह रहा बेटा, अगर प्रपोज नेम आइडेंटिकल है, क्या बोलोगे? दांत तोड़ दूंगा ना लाइक। प्रपोज नेम क्या है बच्चे? आइडेंटिकल है, या टू नियरली रिजेम्बल, या तो पूरा मैच कर रहा है, या मिलता जुलता है विद द नेम विच इज फॉर टाइम बीइंग रिजर्व करवा दिया अकॉर्डिंग टू रूल। नहीं नहीं सुनना है। हाँ जी। तो कहते हैं उस नाम को भी हम अनडिजायरेबल मानेंगे, और उस नाम पे भी आप क्या नहीं बना सकते हो? कंपनी नहीं बना सकते हो बेटे। अगेन रिजेम्बलेंस चेक करने के लिए क्या पढ़ेंगे? बुलेट क्या अप्लाई होगा? सेम एज है, अप्लाई होगा कि रिजेम्बल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर हुआ भाई आपका, क्या पढ़ रहे हो? अनडिजायरेबल नेम। क्या पढ़ रहे हैं? अनडिजायरेबल नेम। कितने क्लॉज पढ़ लिए? ए, बी, सी, डी, ई, 5 क्लॉज पढ़ लिए। सब रूल वन के कितने क्लॉज पढ़ लिए? 5 क्लॉज। समझ में तुम्हारे फिर भी कुछ नहीं आता? चलो अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। देख रहे हो? हे भगवान, इधर देख नालायक। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मिस्टर एक्स ने अप्लाई करा नेम रिजर्वेशन के लिए। किसके लिए अप्लाई करा? नेम रिजर्वेशन के लिए। अब मान लो आपने रिजर्व करवा लिया नाम पुलकित प्राइवेट लिमिटेड। आपने क्या करवा लिया? पुलकित प्राइवेट लिमिटेड आपने क्या करवा लिया नेम। और ये अप्रूव, बाय चांस अप्रूव हो गया। क्या हो गया? अप्रूव होते ही क्या ये रिजर्व हो गया आपके लिए? मतलब ओके, कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए सर? 30 दिन के लिए सर। और ये कहाँ पे था? रूल 9 में। कहाँ पे था? रूल 9 में। ठीक है। ओके। अब एक और पर्सन मिस्टर वाई। अच्छा, इस नाम पे भी कंपनी बन गई है क्या? कंपनी येट नॉट इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा ठीक है। मिस्टर वाई अप्लाई करता है रूल 9 में ही रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। किसके लिए? और नलायक सेम नाम दे देता है। क्या देता है? पुलकित प्राइवेट लिमिटेड, या इसके मिलता जुलता नाम दे देता है। पुलकिता बन जाए, पुलकिता दे देता है। क्या देता है? पुलकिता प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो या तो आइडेंटिकल देगा सेम, या क्या दे देगा? पुलकिता प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तो सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल। और ये क्या मिलता जुलता है? इसके लिए आप कहाँ देखोगे? याद करो, रूल 8 में बोला गया है अगर स्पेलिंग में आपने आगे पीछे कर दिया तो भी उसको क्या माना जाएगा? सेम माना जाएगा, रिजेम्बल माना जाएगा, तो नाम मिलेगा। तो ये वाले नाम की बात हो रही साहब। चलो, लिखोगे इसको? एक सेकेंड। रूल 9 में आपने पहले रिजर्व करवा लिया ना। रिजर्व किस लिए करवाया? तो यही तो बोल रहा है ये क्लॉज, कि अगर आपने जो नाम रिजर्व करवा रखा है ना वो भी अनडिजायरेबल होगा कोई दूसरे बंदे के लिए। समझा? समझा कि नहीं समझा? तुम लोग क्या घर से कुछ खाना ना खा के जा रहे हो?
क्या नहीं बना सकता भाई, बात कर तुम। रोशन हो रोशनी हो, नहीं बना पाएगी भाई। अनडिजायरेबल में आ जाएगा ना। हद हो गई है। रूल 8 पढ़ो। रूल 8 पढ़ाया था ना मैं साथ में। आप अपने नाम पे कंपनी नहीं बना सकते हो फिर अगर ऐसा कुछ हुआ। एक तो तुम लोग ना बातें मत करो अपने बीच में। पढ़ भी बहुत मारता हूँ मैं। लिखो इसको, एचओडी करो। जल्दी करिए फटाफट से। रोहन समझ आ रहा है भाई कुछ? हाँ। घर पे कितने घंटे पढ़ रहा है? 5 बजे से स्टार्ट करते? जाते तो तुम 2 बजे तक हो आराम से। 3 घंटे का रेस्ट? धीरे धीरे पढ़ो, गैप ले लेके। अरे उसके तो हो जाएगा टेंशन। बस राहुल को पार्टी देनी पड़ेगी। नहीं हुआ तो मतलब उसके लिए हमें 7 दिन वेट करना पड़ेगा। हाँ तो वहीं चलेंगे फिर, मूवी भी देख लेंगे। मैं तुझे बिगाड़ना नहीं चाहता भाई। मैं चाहता हूँ तो संस्कारी बच्चा बने। और दीपिका को देखेगा बेशरम रंग में, बिगड़ जाएगा। सेम है भाई। ये वो एरो है यार। क्या कह रहा, कोई सेंस है? खुद के अंदर बहुत सेंस है लाइक। अभी कह रहा था समझ नहीं आया ये। थोड़ा सा ना डाउट में रहता बेचारा। अगेन रूल 8 अप्लाई करो। चलो बोलो। इसके लिए फिर हम ट्रेडमार्क का देखेंगे ना, सेक्शन 9 पर भी तो है। चलिए क्या बनाए हो गया बच्चों। अच्छा एक चीज बता दो, ट्रेडमार्क अलग होता है और कंपनी का नाम अलग होता है। जरूरी है जिसने कंपनी का नाम रजिस्टर करा हो ट्रेडमार्क भी हो। ठीक है भाई, ये गलत फहमी मत रहना, कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराते ही ट्रेडमार्क एक्ट में ट्रेडमार्क मिल गया। उसके लिए अलग से फीस देनी पड़ेगी सरकार को, 4500 रुपये इंडिविजुअल पर्सन की फीस है। कंपनी की फीस है 9000 रुपये। चलो आगे बढ़े। चलिए। कंपनी मेन बिजनेस इज फाइनेंसिंग, लीजिंग, चिट फंड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज,
combination thereof, but the proposed name is not indicative of such related financial activities. मुथूट की स्पेलिंग यही है? डबल ओ टी एच? एच नहीं है? देख लो एक बार। मुथूट फाइनेंस। ओके, सही लग रहा है। अच्छा देखो सर, अब कहता है नाम अनडिजायरेबल होगा अगर क्लॉज एफ को फॉलो नहीं किया। देखो सर, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है बेटा? फाइनेंसिंग करना, लीजिंग करना, चिट फंड्स का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, सिक्योरिटी का बिजनेस है, या इनका कॉम्बिनेशन। सभी काम करता हूँ, फाइनेंस भी करता हूँ, लीजिंग भी करता हूँ, चिट फंड भी दे रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, सिक्योरिटीज वगैरह भी परचेज कर रहा हूँ। बट वो जो नाम दे रहे हैं ना, लाइक, वो इंडिकेट नहीं कर रहा है सच रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी। यानी कि जिस कार्य में आप इंडल्ज हैं वो आपके नाम में मेंशन नहीं है। और कौन से कार्य बेटा? दीज मेंशन वर्ड। तो भी आपके नाम को क्या माना जाएगा? अनडिजायरेबल। मतलब जैसे बजाज है, सिर्फ बजाज के नाम पे कंपनी नहीं मिलती बेटा, इसने बजाज के साथ क्या जोड़ा? फाइनेंस। क्यों जोड़ा? क्योंकि कौन से एक्टिविटी में इंडल है, और रूल एफ इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। मुथूट फाइनेंस है ना, उन्होंने अपने नाम के साथ फाइनेंस क्यों जोड़ा? क्योंकि ये कौन से क्लॉज में फंस रहे थे? क्लॉज एफ में। अगर ये नाम के आगे अपना वर्क इंडिकेट नहीं करते तो इनको नाम नहीं मिलता। जैसे ये सिर्फ बजाज लिखता, क्या लिखता? बजाज पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, वट एवर, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बजाज लिमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है, बट आपका बिजनेस क्या है? फाइनेंसिंग का बिजनेस है, तो ये नाम अनडिजायरेबल हो जाएगा। बोलो बेटे। हाँ जी, अनडिजायरेबल हो जाएगा। तो आपके नाम के साथ साथ आपकी एक्टिविटी भी शो होनी चाहिए। ऐसा आपने बहुत सारी कंपनियां उसमें लिखा होता है दिस कंपनी चिट फंड, ठीक है। तो चिट फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, नाम आपकी कंपनी में दिखने चाहिए, ताकि पता लगे आप किस एक्टिविटी में इंडल है बेटा। फाइनेंस में। किस में इंडल है? फाइनेंस में। समझ आया? तो अगर मेंशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा नाम? अनडिजायरेबल। मेंशन होगा तो डिजायरेबल होगा, मिल जाएगा। समझ में आया? बोलो बेटे। ठीक है, एग्जाम्पल। नहीं, कोई एक फाइनेंस, फाइनेंस में तो सारी आ गया। अब तो उसमें ये थोड़ी लिखा बजाज फाइनेंसिंग, लीजिंग, चिट फंड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि ये जरूर लिख सकते हो बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो बना लो, वो आपकी मर्जी है, दिस इज योर चॉइस। अच्छा, एनबीएफसी का बिजनेस क्या ओपीसी कर सकती है? ठीक है, ओपीसी बना पाएगी? नहीं समझ में आया? आगे देख रहे हो कैसे इंटरकनेक्टिविटी ऑफ लॉज हो रही है? वैसे तुम्हारे को समझ आता भाई? बोलो। एक लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा होगा? जी। एफ के बाद क्या आता भाई? जी आता ना। देखो, द कंपनीज, आते नहीं।
क्लास चलेगी आज 12 बजे तक। ये नलायक दो 1 घंटे में थक जाता है। ये राहुल। मन नहीं होता ना पढ़ने का, तो यही होता है। नहीं नहीं, मतलब ऐसे कुछ भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं आपसे, ये सब चीजें आ गया इसमें। एक का डबल। लक्ष्मी चिट फंड है। बेटा वो तो आपके आरबीआई की रेगुलेशन देखनी पड़ेगी। बैंक के लिए तो आपको 500 करोड़ का कैपिटल चाहिए जी। 500 करोड़। देखो बच्चों, अभी क्या कह रहा है कंपनी का, इधर देखो, कंपनी के नाम में आपने इंडिकेट करा है इन एक्टिविटीज को, किसको? फाइनेंस को, ट्रेड फंड्स को, इन्वेस्टमेंट को, सिक्योरिटीज को, या इसके कॉम्बिनेशन को, ठीक है। बट आपका मेन बिजनेस ही है ही नहीं। सुनना, क्लॉज एफ क्या कह रहा था? मेन बिजनेस फाइनेंसिंग है, तो नाम में क्या इंडिकेट होना चाहिए? फाइनेंस से रिलेटेड बात मेंशन होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? अभी कह रहा है भैया आपका बिजनेस है नहीं फाइनेंसिंग का, बट फिर भी आपने बिजनेस के नाम में क्या लिख रहे हो? क्या हो जाएगा? अनडिजायरेबल। समझे? जैसे मान लो हमने नॉलेज वेंचर का बिजनेस, क्या हमारा एजुकेशन, हमने लिखा नॉलेज वेंचर फाइनेंसिंग प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस कुछ और है, इंडिकेशन कुछ और जा रहा है, तो नाम में क्या हो जाएगा बेटा? अनडिजायरेबल। नहीं सुनना है? पक्का? श्योर? ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा? एच। लिखो। अभी पढ़ेगा ना आगे। हालांकि ऑप्शनल होता है, कर दोगे अच्छी बात है, नाम अच्छा लगेगा। बट अभी आगे देखते हैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारे। हो गया? बट जहां जहां कंपनी लॉ है वो तो याद करने पड़ेंगे। एक बार बता दो, सुनो ध्यान से, अब सुन लो ध्यान से। अगर छेड़ दिया फिर से। अब यहाँ पे बात आती है किसकी? बहुत सारे बच्चे मेरे से प्रश्न पूछते हैं सर, सेक्शन को याद करें या ना करें? करो, तुम्हारी मर्जी है। कहीं लिखा नहीं आपको सेक्शन पढ़ लिख कर ही आना है भाई। अब सुनो, आपकी बात बता दो, इट्स कंप्लीटली वॉलेंटरली अपॉन यू। समझे? सुनना, इसका मैं आपको पॉजिटिव व्यू बताता हूँ क्या होता है। आप हर सेक्शन, जैसे कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या है वो, जे आई जी एल पढ़ रहे हैं, आप SBEC पढ़ रहे हैं, इसको और आप पढ़ रहे हो टैक्स लॉ। एक टैक्स लॉ में आप तीन चीज पढ़ोगे, इनकम टैक्स, GST और कस्टम एक्ट। कोई बात नहीं, शांति शांति। अब मेरे से बच्चा कहता सर सिर्फ कंपनियों के सेक्शन याद करके बाकी करना जरूरी है क्या? तू कंपनियों के मत कर भाई, कोई जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू लर्न सेक्शन एज पर द एग्जामिनेशन व्यू। बट अगर लर्न करते हो, समझ जाओ एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। यस, सेक्शन रूल्स का इम्पैक्ट होता है मेरे भाई। अगर आप सेक्शन लिख के आते हो ना, तो आप मान के चलो आपको एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा।
अब तुम याद कर लो, अगर आपको नंबर चाहिए तो याद कर लो, प्रेजेंटेशन अच्छी देनी, इंप्रेशन अच्छा डालना एग्जामिनर को, तो याद कर लो। अगर चाहते हो कि एक नंबर पहले से कटा हुआ रहे, मत लिखो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो कहना ही भला गलत लगता है मुझे। बहुत सारे टीचर कहते हैं बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, मत करो। क्यों नहीं है भाई जरूरत? अगर कर सकते हो तो करो, बट पॉइंट इतना आसान नहीं है। सेक्शन याद करना इट्स अ वेरी टफ। देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, ये चार्ट्स घर पे लगा लो। अब इन्हीं को निकाल के नहीं ले जाना, एक चार्ट लेके जाओ, बहुत सारे सेक्शन लिखो, अच्छी प्रेजेंटेशन अपने रूम में लगा दो, सुबह उठो एक आध नजर मार दो, हाँ भाई ये सेक्शन है, सेक्शन है, सेक्शन है, section है। भाई देखो, आपने दृश्यम मूवी देखी है? वो मूवी मैंने आपको क्यों दिखाई ताकि पूरा साल बता सकूं। उदाहरण से, उस मूवी में, ध्यान से सुनना, अजय देवगन जो हमारा होता है एक्टर, क्या वो लोगों को बेवकूफ बनाता विजुअल्स के बेसिस पे? वो लोगों को बता देता कि भाई ये ऐसा हुआ था, वी आर नॉट हेयर 2 अक्टूबर में, हम यहाँ थे ही नहीं। जबकि वो होता है 2 अक्टूबर में, बट लोगों के माइंड में वो बार बार उस बात को डालते हैं, लोग कहते हैं हाँ नहीं थे। हर कोई गवाही देने आ जाता है क्या? हाँ, विजुअल्स आर वेरी इम्पैक्टफुल। सेक्शंस याद करने का तरीका बेटा, मेरा जो पर्सनल तरीका है वो बता रहा हूँ। मैंने अपने घर में चार्टों से पूरा कमरा सजा दिया, दिल्ली दिखता था सेक्शन सेक्शन सेक्शन, कम लगे सेक्शन याद हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो और एसबीसी है क्या मेरे भाई? पार्ट ए में पूरा कंपनी लॉ है, पार्ट सी में कंपनी लॉ है, बचा पार्ट बी, इसमें दो चार चिल्लड़ सेक्शन है बस। तो अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो बुरी बात नहीं है, मर्जी है आप। हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा मार्क्स एडवांटेज नहीं मिलेगा। और अगर अच्छी मार्क्स लेने चाहते हो, सेक्शंस याद करो, प्रॉपर याद करो, और इससे इंप्रेशन भी पड़ता है सामने वाले पे। देखो, जैसा आपने कभी देखा होगा कि मैं आपको इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन बता दूं, उसके साथ उसका सेक्शन मालूम करना है, उनको सेक्शन भी याद है टैक्स की, बोल दे हो ना। जेल जेल में अगर हमने कोई सेक्शन बोल दिया तो याद है। कि इंप्रेशन पड़ता है, क्या पड़ता है? इंप्रेशन, सामने वाले को यार इसको विद सेक्शन चीजें याद है। और आपको एक बात बताऊं, सेक्शन जिस दिन याद हो गए, उसके लॉ ऑटोमेटिकली याद हो। जैसा हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा है कंपनी लॉ में? 42, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का है। बहुत सारे लॉ तो में ऐसे याद हो। उसके साथ कौन सा रूल पढ़ा था? रूल 14। भले सब सेक्शन याद मत करो, सब रूल याद मत करो, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपको सेक्शन याद होने चाहिए। हर हर सेक्शन के, हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के। ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर लॉ के याद करो, टेक्स्ट में भी याद करो। क्योंकि सेक्शन याद रखोगे ना, इंप्रेशन रहेगा, और वो टॉपिक मेमोराइज रहेगा। जीएसटी की गुड्स का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन प्रभु, सेक्शन। अब देखो, अब हाँ, गुड्स की क्या क्या सेक्शन क्या? आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे भैया बस, सॉकेट सॉकेट। कोई बात नहीं, हेलो। कोई बात, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, मत करो भाई यार, चुप हो जाओ लेकिन। अब सुनो, समझ गए ना? तो अगर कोई टीचर आपसे बोलते हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉ याद कर लो, बेटा लॉ जब याद कर ही रहे हो तो सेक्शन क्यों छोड़ रहे हो यार? ये तो धारणा ही गलत है। आपको सेक्शन याद होगा तो लॉ ऑटोमेटिकली मेमोराइज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हर सेक्शंस को लर्न कीजिए, उससे आपकी मेमोरी पावर भी स्ट्रेंथ होगी, और आपको चीजें याद भी रहेंगी। समझ रहे हो? और एग्जाम में लिखोगे तो उसका भी फायदा है, एग्जाम में बोलेगा वाह सेक्शंस लिखे हैं। बट हाँ, सही सेक्शन लिखने के नंबर मिलते हैं, तो गलत सेक्शन मिलने के पूरा आंसर कट जाए। कैसे? आपने आंसर पूरा सही लिखा है, बट सेक्शन क्या लिख दिया है? 0 नंबर यू विल गेट। यस, व्हेन यू आर कंफर्म कि हाँ ये सेक्शन है, तो ही लिख के आना। मान लो आपने डिस्काउंट के बारे में लिखा और सेक्शन ऊपर क्या लिख दिया, 52। ठीक है, डिस्काउंट का सेक्शन क्या है? कंफ्यूजन थे, क्या लिख दिया वहां पे? 2। तो आपको क्या नंबर मिलेगा फिर? क्योंकि आपने 52 के प्रोविजन में, प्रीमियम का था, उसमें क्या लिख दिया आपने? 53 का डिस्काउंट लिख दिया, तो 0 नंबर भी मिलेंगे बेटा।
जीरो बोल दिया ना मैंने, बकवास क्यों कर रहा हूँ? होगी खत्म कहानी। चलो, जी हो गया था। चलो आइए एच पॉइंट पे। राहुल। चलिए चलिए, बात है नहीं, लिखो।